Hello everyone. In this video we will discuss about introductory part of connective tissue. Connective tissue, as the name indicate, connective tissue means connection. This tissue connect different parts of the body. अपने बॉडी में अगर हम देखें तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू. इट विल कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. जैसे अगर हम एग्जांपल लें बोन्स बॉडी में जो है स्केलेटन सपोर्ट का काम कर रही है. हमारा स्केलेटन है, डिफरेंट पार्ट्स को जो है आर्टिकुलेट कर रही हैं बोन एक दूसरे पार्ट को. और उसके अलावा अगर हम देखें ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है. ब्लड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इसी तरह ब्लड वेसल्स के अराउंड, नर्व्स के अराउंड, अपनी स्किन में नीचे connective tissue is present. So this is most widely distributed tissue of animal body. Connect different parts of body, इसलिए इसे हमें connective tissue कहा. एक और खास बात है इस टिश्यू की, जैसे हमने एपिडर्मिस को, एपिथेलियम को कहा कि it is derived from ectoderm, mesoderm, endoderm. Connective tissue is derived only from mesoderm. So इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स. 3 तरह के फाइबर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. येलो फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर. सो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स आर देयर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर. दे आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स और ग्राउंड टिश्यू. व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए हम कुछ सॉयल लेते हैं और उसमें पानी मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेते हैं और उसके अंदर कुछ स्टोन्स या जो है झाड़ू के तिनके उसमें डाल देते हैं, तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगा. और जो सॉयल का सॉल्यूशन हमने लिया है वो किसी में तो बहुत सॉफ्ट होगा, लूज होगा, लेकिन किसी में डेंस होगा, हार्ड होगा. सो मैट्रिक्स का जो कंपोजिशन है वो कनेक्टिव टिश्यू में वेरी करेगा. सेल्स का नंबर भी जो है डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं. कौन से टिश्यू में कौन से तरह की सेल्स ज्यादा हैं वो भी वेरी करेगा. इसी तरह फाइबर, कोलाजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर है. अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. किसी टिश्यू में कोलाजन फाइबर ज्यादा है, किसी में इलास्टिन फाइबर ज्यादा है, और हो सकता है किसी में दोनों के दोनों फाइबर प्रेजेंट हो. सो कनेक्टिव टिश्यू की खास बात है कि इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है. लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और ग्राउंड टिश्यू इज प्रेजेंट. और जो ग्राउंड टिश्यू है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड. अगर आपको याद हो, कार्बोहाइड्रेट में हमने हेट्रोपॉलीसैकेराइड में डिस्कस किया था. कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट है, कैराटिन सल्फेट है, उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड है. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज हैं विच आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर दोनों तरह के सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक. सो जो मैट्रिक्स है दैट इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड. नाउ आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. आने वाले कमिंग वीडियोस में हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे. आज हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे. तो आज हम बेसिकली बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स की. सो एक बार हम जस्ट आउटलुक देख लेते हैं कि हाउ कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड. कनेक्टिव टिश्यू को सबसे पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, फीटल कनेक्टिव टिश्यू एंड अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू. फीटल कनेक्टिव टिश्यू आगे हम इन्हें पढ़ेंगे, जस्ट वैसे रेफरेंस के लिए हम जस्ट शेयरिंग विद यू. फीटल कनेक्टिव टिश्यू में एक तो होता है म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है और अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है. यानी कि नेवल से जो बेबी का जो पार्ट जुड़ा होता है मदर की जो है प्लेसेंटा से, उसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. तो अम्बिलिकल कॉर्ड में म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू है. इसके अलावा जो फीटस है या न्यूबॉर्न बेबी है उसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, जबकि अडल्ट के अंदर जो है वो व्हाइट एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है. सो अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम देखें तो 3 तरह का है ये, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड. अगर हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, क्लासिफिकेशन विल गोज लाइक दिस. कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह का है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एक एक्स्ट्रा भी हम पढ़ेंगे, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. सो लूज कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप, एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर. ना क्या क्राइटेरिया है इनको डिफाइन करने का? लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स और सेल्स हैं वो लूजली एम्बेडेड हैं, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स एंड सेल्स आर डेंसली पैक्ड. तो यहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ होगी कनेक्टिव टिश्यू की वो ज्यादा होगी. लूज कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा, और इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू.
डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप है, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जिसमें जो फाइबर्स हैं और सेल्स हैं वो रेगुलरली पैटर्न में अरेंज्ड है, रोज में प्रेजेंट है, जबकि इरेगुलर में जो फाइबर्स हैं वो जिगजैग मैनर में अरेंज्ड है और सेल्स भी इरेगुलरली अरेंज्ड है। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ टू टाइप, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इरेगुलर। इसमें बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर 3 गिवन है, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, एपोन्यूरोसिस। इसी तरह इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो पेरिकॉन्ड्रियम है, पेरिओस्टियम है, ड्यूरामेटर है ब्रेन का, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। कमिंग वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में 3 पढ़ेंगे हम, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड, बिकॉज ये कनेक्टिव टिश्यू तो हैं, बेसिकली इनका फंक्शन है कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड के केस में देखें, सो सभी कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं दे विल सीक्रेट फाइबर, जबकि ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं दे डू नॉट सीक्रेट एनी टाइप ऑफ फाइबर, जैसे इलास्टिन फाइबर, कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, दे आर नॉट प्रेजेंट इन ब्लड। सो ब्लड को छोड़कर सभी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, fibers, and they are secreted by fibroblast cell. So connective tissue is basically divided into 3 types: loose connective tissue, dense connective tissue, specialized connective tissue. loose के अंदर टाइप हैं areolar, adipose and reticular, dense में है regular and irregular, specialized में है blood, cartilage and bone. इन सब को हम 1 by 1 पढ़ेंगे। lengthy topic है, थोड़ा सा typical है, but ज़्यादा भी नहीं है, बार बार आप पढ़ेंगे, यू विल गेट फेमिलियर। अगेन हम बहुत सारी नई टर्म्स यहाँ पर फिर लेकर आएंगे, बट बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही। Now we will discuss fibers of connective tissue. In connective tissue, 3 type of fibers are there: collagen fiber, elastin fiber, reticular fiber. Collagen fiber appear white in color, that's why they are also known as white fiber. Collagen fiber, as the name indicate, they are made up of protein कोलाजन। कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल बॉडी का। बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा मिलेगा, रूबिस्को एंजाइम है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोलाजन का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है और जो डिफरेंट चेन्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। कोलाजन जो है वो वेवी है और अनब्रांच्ड है, स्ट्रेट है, अनब्रांच्ड है, वेवी है एंड फाइबर्स आर अरेंज्ड इन बंडल्स। और इसमें ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है बेंड नहीं होगा, सॉरी ब्रेक नहीं होगा, बेंड हो सकता है, ब्रेक नहीं होगा। तो जब भी, तो इसकी वजह से क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी। सो हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ, रजिस्ट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग को रजिस्ट करेगा। कहाँ पर प्रेजेंट है कोलाजन फाइबर, अगर हमें इसका फंक्शन और अच्छे से जानना हो तो बोन्स को मसल के साथ अटैच करने के लिए क्या प्रेजेंट है, कोलाजन्स। बोन्स को मसल के साथ जो कनेक्टिव टिश्यू अटैच करता है उसको हम कहेंगे टेंडन्स। टेंडन्स में कोलाजन प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने हाथ को टच करके देखिए, जो मसल्स बोन के साथ अटैच्ड हैं वो मूव नहीं हो सकती हैं, वहाँ पर वो टाइटली उनके साथ अटैच्ड हैं। तो ये जो फर्म अटैचमेंट है दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कोलाजन फाइबर। सो कोलाजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू को होल्ड भी करेंगे इवन ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। स्किन में भी अगर हम देखें तो स्किन में एपिडर्मिस के बाद डर्मिस है, डर्मिस इज ऑल्सो हैविंग कोलाजन फाइबर। इवन जो एनिमल्स हैं, जो कुछ एनिमल्स हैं जिनकी स्किन में जो है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट है। डर्मिस के अंदर अगर हम देखें, डर्मिस क्या है, स्किन इज हैविंग 2 लेयर। सबसे बाहर एपिडर्मिस जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, एपिडर्मिस के बाद डर्मिस है। डर्मिस इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स कोलाजन फाइबर ज़्यादा होंगे। और ये डर्मिस से ही हमें क्या मिलता है, लेदर। लेदर मीन्स चमड़ा। तो लेदर है दैट इज ऑल्सो हैविंग कोलाजन फाइबर। सो हैविंग ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, रजिस्ट स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। सो दिस इज कोलाजन फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोलाजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी।
कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर, येलो फाइबर। येलो इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं, दे आर येलो इन कलर, अपीयरेंस जो है वो येलो है। कोलाजन फाइबर सिंगली प्रेजेंट होंगे, सॉरी कोलाजन फाइबर ग्रुप में प्रेजेंट है, लेकिन जो इलास्टिन फाइबर है दे आर present independently, they are not in group, they occur singly and straight। कंपेयर करके लर्न करना है, कोलाजन वेवी है, इलास्टिन स्ट्रेट है। कोलाजन ग्रुप में है, येलो फाइबर सिंगल है। कोलाजन अनब्रांच्ड है, दे आर हाईली ब्रांच्ड। और इन फाइबर का काम, इलास्टिन वर्ड से याद रखेंगे, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे एंड रेजिलियंस टू द टिश्यू। रेजिलियंस का मतलब होता है हाईली जो है, रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। जिस स्टेज में है, अगर उस स्टेज को हम डिस्टोर्ट करते, चेंज करते, तो तुरंत पहले वाली स्टेज में आ जाते हैं। रेजिलियंस को वर्ड को समझने के लिए आप देखिए, जो अपने ज्वाइंट्स हैं, जैसे अपना एल्बो ज्वाइंट है, आपने आर्म को बेंड किया तो बेंड हो गई, सीधा किया तो सीधे हो गई। बोन को बोन से जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट। So what is ligament? Connective tissue which join bone to bone। और लिगामेंट में बेटा येलो फाइबर ज्यादा अमाउंट में होगा। आप देखो, आप इसी वजह से हमारा जो ज्वाइंट है वो फ्लेक्सिबल है और उनमें मूवमेंट पॉसिबल है। रेजिलियंस का मतलब फ्लेक्सिबल, जो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। जैसे अगर आपने आर्म को बेंड किया तो बेंड हो गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपने सीधा किया तो फिर पहले जैसी सीधी हो जाएगी। सो दैट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स फ्लेक्सिबल। सो इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। सो कनेक्टिव टिश्यू के जो फाइबर्स हैं, कोलाजन फाइबर है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग को रेजिस्ट करेगा। इलास्टिन फाइबर जहां ज्यादा है वहां इलास्टिसिटी रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी टू द टिश्यू। और ध्यान रहे, दोनों के दोनों जो फाइबर्स हैं, येलो फाइबर हो चाहे इलास्टिन फाइबर हो, दे आर सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच सिक्रेट कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। Third type of fiber found in some connective tissue is reticular fiber. Reticular fiber, they are made up of protein reticulin. They are found in lymphoid organ. Lymphoid organ means जहाँ पर WBCs का proliferation होता है। Example is bone marrow. Bone marrow होता है, bone के अंदर long bones में जो cavities होती हैं उनको हम कहेंगे bone marrow, cavity of the long bone. Spleen is also a lymphoid organ. Spleen जो है blood को filter करता है और जो dead RBCs की phagocytosis भी कहाँ होती है, स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। लिम्फ नोड क्या है? स्मॉल स्वेलिंग्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑल अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। लिम्फ नोड का काम भी क्या है? WBCs की प्रोलिफरेशन और माइक्रोब का WBC के साथ जो रिकॉग्निशन होगा, जान पहचान होगी, वो भी कहाँ होगी? लिम्फ नोड में। बेसमेंट मेम्ब्रेन हम पीछे पढ़ चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमेशा किसके ऊपर रेस्ट करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। So reticular fiber are present in basement membrane, lymph node, spleen, bone marrow. So all these are fibers of connective tissue. Collagen fiber, elastin fiber, reticular. Now moving on to cells of the connective tissue. Cells of connective tissue में हम बात करें तो सबसे पहली जो सेल है that is fibroblast. As the name indicate, fiber. ये जो सेल्स हैं वो फाइबर सिक्रीट करेंगी, साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल। दे सिक्रीट कोलाजन एंड इलास्टिन प्रोटीन, जो बंडल की फॉर्म में या सिंगली अरेंज्ड होंगे। दे विल फॉर्म टू टाइप ऑफ फाइबर, व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। सो फाइब्रोब्लास्ट विल सिक्रीट कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर एंड ऑल्सो सिंथेसाइज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा जो है दे आर मोस्ट कॉमन सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट मोस्ट कॉमन सेल है, क्योंकि अगर हम देखें कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स आर देयर। कोलाजन एंड येलो फाइबर ऑल आर सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। दूसरा हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है एंड मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। सो दीज आर मोस्ट कॉमन सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। स्पिंडल शेप्ड होती है विद ओवल फ्लैट न्यूक्लियस होता है। एक और रोल है फाइब्रोब्लास्ट का, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाउंड हीलिंग। जब भी आपको कहीं चोट लग जाती है, जैसे मान लीजिए स्किन छिल गई है या कोई मसल मास भी डैमेज हो गया है, तो वहां पर रीजनरेशन का प्रोसेस होगा। सो फाइब्रोब्लास्ट विल सिक्रीट कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, जो भी कनेक्टिव टिश्यू वहां पर डैमेज हो गया उसकी वियरिंग एंड टीयरिंग में हेल्प करेंगे। जब इंजरी के दौरान ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं
तो ब्लड वेसल डैमेज होने के बाद ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस होगा, तो ये ब्लड क्लोट्स को रिमूव करने में भी हेल्प करती है ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो दोबारा से फंक्शनल हो और ब्लड का जो मूवमेंट है वो टिश्यू में बराबर हो। सो फाइब्रोब्लास्ट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाउंड हीलिंग। एक खास बात और है फाइब्रोब्लास्ट की, यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट जो है डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट सेल को हम फाइब्रोसाइट सेल्स कहते हैं। इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को हम क्या कहेंगे? फाइब्रोसाइट। अब होगा क्या, अगर टिश्यू प्रॉपर है, कोई डैमेज नहीं है, फाइब्रोब्लास्ट विल रिमेन एज सच, दे विल नॉट डिवाइड। लेकिन अगर इंजरी हो गई है, इंजरी के दौरान वाउंड हीलिंग की जरूरत है, तो उस दौरान जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो दोबारा से डिवीजन स्टार्ट करेंगी। सेल डिवीजन के साथ कोरिलेट करेंगे कि अभी जो फाइब्रोब्लास्ट की सेल्स है नॉर्मल कंडीशन में वो हमेशा G0 स्टेज में रहेंगी। दे विल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल एंड विल रिमेन इन G0 फेज। G0 फेज मीन्स क्वीसेंट स्टेज है, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, जो भी काम है वो करती रहेंगी लेकिन डिवाइड नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही कोई वाउंड हुआ, जैसे ही कहीं इंजरी हुई, दीज फाइब्रोब्लास्ट विल अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं वो वापस कैसी हो जाएंगी? अनडिफरेंशिएटेड। दे विल स्टार्ट डिवीजन, और डिवीजन के बाद अब जो सेल्स हैं दे विल, क्योंकि उनका नंबर ज्यादा होगा, दे विल स्टार्ट सिक्रेटिंग मोर एंड मोर कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. So they play very important role in wound healing. So this is the first cell of connective tissue, fibroblast. नेक्स्ट सेल को डिस्कस करने से पहले जस्ट हैव ए लुक एट द डायग्राम. ये देखिए, आप पहचान पा रहे हैं, ये बंडल में है. दीज आर कोलाजन फाइबर. कोलाजन फाइबर बंडल में है. दिस इज ऑल्सो कोलाजन फाइबर. देखो, ये जो ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर के आपको हाईली ब्रांच्ड और सिंगल फाइबर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर येलो फाइबर. ये जो एग्जाम्पल, ये जो डायग्राम है, ये आपको बुक से देख के ड्रॉ करना है और इसकी लेबलिंग भी आपको एज सच आनी चाहिए. जितने भी एग्जाम में डायग्राम्स हैं, दे आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन NCERT बुक. सो इसके बाद कोलाजन और येलो फाइबर हो गए. अब ये देखिए, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है जो फाइबर के साथ दिखाई गई है. फाइब्रोब्लास्ट सेल विल सिक्रीट फाइबर. अभी हम नेक्स्ट सेल जो पढ़ेंगे, दो हमारी बच गई हैं, मैक्रोफाज. मैक्रोफाज सेल्स इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सूडोपोडिया, जस्ट लाइक WBC जैसे अपनी होती हैं, दे आर हैविंग सूडोपोडिया जस्ट लाइक अमीबा. इस तरह मैक्रोफाज के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? सूडोपोडिया. तो ये मैक्रोफाज है. इसके अलावा दिस इज मास्ट सेल. मास्ट सेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. मैक्रोफाज एंड मास्ट सेल का दोनों का ही इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल है, अभी हम पढ़ेंगे. इसके बाद देखिए, ये एक WBC है. WBC, ये भी एक WBC है. WBC की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वो ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाती हैं. They are able to squeeze out of blood capillaries. WBCs are known as soldiers of body. और देखो, स्किन हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन है, और जब भी हम गिरते हैं या कोई मैकेनिकल एब्रेजन होता है तो जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, तो ओपन स्किन जो है दैट विल एक्ट एज एंट्री पॉइंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स. सो वहां पर क्या है कि स्किन के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू. और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन इम्यून रेस्पॉन्स. तो मैक्रोफाज और मास्ट सेल इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. क्या? वो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर. सो WBCs ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाती हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डायापटेसिस. ब्लड में आगे हम डिस्कस करेंगे. तो ये भी WBC है, ये भी एक WBC है, ये भी एक WBC है. ये देखिए, ये एडिपोज टिश्यू की सेल्स है. ये एडिपोज सेल्स है जिनमें ये येलो कलर का क्या प्रेजेंट है? फैट स्टोर हो रहा है. और जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहाँ आ गया है? पेरिफेरी पे. तो ये एक और फीचर है, यहाँ पर एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं. एडिपोज टिश्यू के अंदर ज्यादा होती है, बाकी में कम होंगी या नेग्लेजिबल होंगी. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ जो है सिंप्लीफाइड, जो है जो सिंपल जो हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, लूज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है ये, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स आर फाउंड. Now next type of cell is mast cell. Mast cell is actually the cell which is concerned with defense. Immunity में important role play करती है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा easier one से. Mast cell secrete 3 type of chemical substances: histamine, heparin, serotonin.
अगर हम बात करें हीपेरिन की, हीपेरिन हम पहले पढ़ भी चुके हैं, हीट्रोपॉलीसैकेराइड है एंड एंटीकोएगुलेंट है। हीपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट। मास्ट सेल के अलावा हीपेरिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय बेसोफिल ऑफ ब्लड। बेसोफिल इज ए टाइप ऑफ WBC। WBC बेसोफिल भी हीपेरिन सिक्रीट करती है। हीपेरिन का फंक्शन क्या है? एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट मीन्स प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है? जब भी हमें इंजरी होती है, ब्लड वेसल डैमेज होती है, तो वो प्रोसेस जिससे थोड़ी देर बाद ब्लड का फ्लो रुक जाता है, दैट इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। सो हीपेरिन एंटीकोएगुलेंट है। इंटेक्ट ब्लड वेसल्स, इंटेक्ट मीन्स एज सच, अगर ब्लड वेसल्स को कोई डैमेज नहीं है उस दौरान ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। सो नॉर्मल कंडीशंस में जब ब्लड वेसल्स डैमेज नहीं है उस दौरान ब्लड क्लॉटिंग को कौन प्रिवेंट रखेगा? हीपेरिन। सो हीपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट। मूविंग ऑन टू सेकंड मॉलिक्यूल, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज वेसोकंस्ट्रिक्टर। वेसो मीन्स वेसल्स, कंस्ट्रिक्ट मतलब नैरो करना। सेरोटोनिन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, नैरो करेगा। हिस्टामिन, हिस्टामिन इज वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर मीन्स इंक्रीज ब्लड वेसल। इसके अलावा हिस्टामिन इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रेस्पॉन्स। थोड़ा सा हम हटके पढ़ेंगे यहाँ पर, अभी हिस्टामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। हिस्टामिन इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जी। व्हाट इज एलर्जी? एक्साजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स। एक्साजरेटेड मतलब बढ़ चढ़कर। Hypersensitivity of body is known as allergy. What does it mean? जैसे एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं वो डस्ट के लिए एलर्जिक हैं या पोलन है उनके लिए एलर्जिक है। अब नॉर्मल पर्सन अगर डस्ट में काम करता है तो उसको कोई एस्थमा के सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन एलर्जिक है जिसको एस्थमा की प्रॉब्लम है उसको डस्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना होता है। क्यों? क्योंकि डस्ट के कांटेक्ट में आते ही बॉडी क्या शो करेगी? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। और अगर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बढ़ चढ़कर हो उसी को हम क्या कहेंगे? एलर्जी। अब इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स मीन्स रेस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम ऑन एंट्री ऑफ माइक्रोब। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर करता है, सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करता है कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। अगर उसको पता चल गया है कि ये नॉन सेल्फ है तो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। और बेटा अगर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बढ़ चढ़कर हो, हाइपर एक्टिविटी हो, एग्जाजरेटेड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलर्जी। सो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कौन से केमिकल्स की वजह से है? हिस्टामिन की वजह से है। सो एलर्जी भी किसकी वजह से हुआ? हिस्टामिन की। सो एलर्जी इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। नेचुरली जब कोई माइक्रोब बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या शो करती है? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। अब ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता क्या है? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के 4 साइन हैं। रेडनेस, दैट एरिया टर्न रेड। स्वेलिंग, वहां पर स्वेलिंग होगी। पेन होगा एंड हीट इज ऑब्जर्व्ड। हाउ दीज सिम्टम्स अपीयर? मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ये यहाँ पर, ये इधर कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, और इधर ये मास्ट सेल है, दिस इज मास्ट सेल। और एक और सेल में ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज मैक्रोफाज। मैक्रोफाज एक्चुअली फेगोसिटिक सेल है। फेगोसाइट मतलब जैसे अमीबा फेगोसाइटोसिस करता है, इसी तरह ये भी माइक्रोब को एनगल्फ करेगी। तो जैसे, और अब हम बना देते हैं यहाँ पर, ये एक टिश्यू है, 1 मिनट। ये मान लीजिए कोई माइक्रोब है विच हैज मेड एंट्री इनसाइड द बॉडी। इन रेस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ माइक्रोब, माइक्रोब की एंट्री होने पर क्या होगा? मैक्रोफाज इसे फेगोसाइटाइज करने की कोशिश करेंगी।
बहुत सारे मान लो एंटर हो रहे हैं, तो कुछ को मैक्रोफाज ने फैगोसाइटाइज किया। इसी दौरान ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है या माइक्रोब है, मान लीजिए अगर ये माइक्रोब है तो कुछ सब्सटेंस रिलीज करेगा, या मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस ही लिया है, डायरेक्ट एलर्जी है, जैसे किसी केमिकल की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग होता है वो भी केमिकल की वजह से है। तो ये जो टॉक्सिन है, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, फॉरेन केमिकल सब्सटेंस, इट विल स्टिमुलेट मास्ट सेल टू रिलीज हिस्टामिन। लेकिन ध्यान रहे, मास्ट सेल जो हिस्टामिन रिलीज करेंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कुछ कॉन्सेप्ट हम इसमें से बीच में स्किप भी करना पड़ेगा, बिकॉज 12th क्लास में ये आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। IgE एंटीबॉडी ई टाइप जो है वो मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या मतलब इस बात का, जब एंटीबॉडी ई मास्ट सेल के सरफेस पे अटैच होंगी तो मास्ट सेल क्या रिलीज करेंगी, हिस्टामिन। और एंटीबॉडी ई किसके रेस्पॉन्स में बनी है, इस माइक्रोब के या फॉरेन सब्सटेंस के। इसके अलावा ये फॉरेन सब्सटेंस स्टिमुलेट करेगा कि बोन मैरो को सिग्नल देगा कि बोन मैरो में ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो, WBCs। WBCs का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में। सो वेन एवर वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस टेक्स प्लेस। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि कोई भी माइक्रोब जब बॉडी में एंटर करेगा तो ये सिग्नल देगा बोन मैरो को टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर WBCs। अब इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा क्या आएंगी, WBCs, और साथ में IgE की वजह से मास्ट सेल का क्या होगा, डीग्रेनुलेशन। तो मास्ट सेल क्या रिलीज करेंगी, हिस्टामिन। अब हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, ये देखो, हिस्टामिन की वजह से ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे। डायलेट होंगी तो क्या होगा, मोर ब्लड विल कम टू दिस टिश्यू। ये ब्लड वेसल्स क्या हो गई हैं, डायलेट, तो ज्यादा ब्लड आएगा, तो जिसकी वजह से ये एरिया रेड और स्वेल दिखाई देगा, रेडनेस होगी। स्वेलिंग का एक और रीजन भी रहेगा। हिस्टामिन की वजह से ब्लड वेसल्स की जो परमिएबिलिटी है, कैपिलरीज की परमिएबिलिटी है, वो क्या होगी, ज्यादा। तो जल्दी जल्दी जो WBCs हैं वो स्क्वीज आउट होकर कहाँ आएंगी, इस एरिया में। और WBCs का काम क्या है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, राइट। तो ये WBCs अपने अपने तरीके से काम करेंगी, सभी का काम करने का तरीका डिफरेंट है। आगे हम इसी में कनेक्टिव टिश्यू में ही पढ़ेंगे। ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करती है, इओसिनोफिल कुछ टॉक्सिन रिलीज करती हैं जिनकी वजह से जो पैथोजन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। बेसोफिल अगेन मास्ट सेल की तरह क्या सिक्रीट करेंगी, हिस्टामिन करेंगी। और मोनोसाइट जो है वो भी फैगोसाइटोसिस करेंगी। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं या खुद किलर सेल का काम करेंगे। अभी याद नहीं हो पाएगा नो डाउट। ये देखिए, ये जो स्टोरी है, जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है, कोई भी माइक्रोब या फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, WBCs का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और ज्यादा से ज्यादा WBCs उस एरिया पर आएंगी। ये कीमोटैक्सिक मूवमेंट है WBCs का। ज्यादा से ज्यादा WBCs किस एरिया में ट्रेवल कर कर आएंगी, जहां पर इंफेक्शन है या कोई फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री है। दूसरा, मास्ट सेल क्या रिलीज करेंगी, पहला पॉइंट हमने क्या बताया, इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में मोर एंड मोर WBCs विल माइग्रेट टुवर्ड साइट ऑफ इन्फेक्शन। दूसरा, मास्ट सेल क्या रिलीज करेंगी, हिस्टामिन। हिस्टामिन की वजह से ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेट। ब्लड वेसल डायलेट होने से इस एरिया में ज्यादा ब्लड आएगा और अपने साथ ज्यादा WBCs लेकर आएगा। दूसरा, हिस्टामिन की वजह से ब्लड कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। परमिएबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि जो WBCs की स्क्वीजिंग आउट है ब्लड कैपिलरीज से वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद एक और होगा कि परमिएबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ब्लड से ज्यादा जो वाटर है वो बाहर आएगा। और वाटर बाहर आने से क्या होगा कि अगर इस माइक्रोब ने कोई टॉक्सिन सिक्रीट किया है तो वो टॉक्सिन डाइल्यूट हो जाएगा, जिससे उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। सो अब देखो, ज्यादा से ज्यादा ब्लड बाहर आया, इस वजह से ये एरिया क्या दिखाई देगा, स्वोलन।
और ये आई थिंक आपने अपनी स्किन पर नोट भी किया होगा, कुछ लोगों को इवन मॉस्किटो बाइट से भी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है, वो एरिया रेड हो जाता है, फिर स्वेलिंग हो जाती है, वहां पर पेन भी होता है। एंड क्योंकि लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं, इसलिए इस एरिया का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, ज्यादा, तो लॉट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। दूसरा जो लोकल टेम्परेचर है बॉडी का वो भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, WBCs की फेगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, माइक्रोब की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो इस केस में माइक्रोब को किल करना इजी होगा। फिर देखते हैं क्या कहा है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्या होता है। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स मीन्स रेस्पॉन्स डेवलप्ड बाय या रेस्पॉन्स डेवलप्ड बाय इम्यून सिस्टम ऑन एंट्री ऑफ माइक्रोब और फॉरेन सब्सटेंस। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री पर हमारा इम्यून सिस्टम क्या शो करेगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। कौन से केमिकल्स की वजह से है, हिस्टामिन की वजह से है। हिस्टामिन यहाँ पर दो काम कर रहे हैं, ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे जिससे से ज्यादा ब्लड की एंट्री जो है इस एरिया में होगी। दूसरा, ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, मोर एंड मोर WBC जो है दे विल स्क्वीज आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स और दे विल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। परमिएबिलिटी बढ़ने से ब्लड से वाटर भी टिश्यूज में आएगा ताकि वो जो टॉक्सिन है, माइक्रोब है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इसकी वजह से वो एरिया कैसा दिखाई देगा, स्वेल। अब रेडनेस है क्योंकि ज्यादा ब्लड है, स्वेलिंग है क्योंकि मोर फ्लूइड बाहर आ गया है। अब स्वेलिंग होने से क्या होगा कि जो स्किन है वो टाइटली स्ट्रेच्ड होगी, और स्ट्रेचिंग होने से क्या है, पेन रिसेप्टर स्टिमुलेटेड रहेंगे और जिसकी वजह से वी विल फील पेन। लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर देयर, लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, सो दैट एरिया विल अपीयर, विल फील वार्मथ, हमें वहां पर वार्मथ फील होगी। तो देयर आर 4 साइन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड वार्मथ। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, exaggerated बढ़ चढ़कर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नोन एज अस्थमा। एलर्जी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें पर्सन में क्या होता है, स्नीजिंग होती है, और इसका जो ग्लैंड जो है हिस्टामिन का सिक्रीशन जो है, हिस्टामिन का एक्शन यहाँ पर टीयर ग्लैंड से भी होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टीयर का सिक्रीशन होगा, तो वाटरी आईज होगा, रनिंग नोज होगा, और आईज रेड भी हो जाती हैं। पर्सन फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्योंकि वहाँ पर जो हिस्टामिन है वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाते हैं। कोशिश करिए समझाने की, फिर भी नहीं आया हो तो इस टॉपिक के हिसाब से आप सिर्फ ये पॉइंट लर्न कर सकते हैं कि मास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू एंड दे विल सिक्रीट हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन। आगे वाला हम कहीं और पढ़ेंगे, फिर समझ आ जाएगा। मैक्रोफाज, मैक्रोफाज क्या हैं, दीज आर फेगोसिटिक सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फेगोसाइटोसिस करती हैं, एनगल्फ द माइक्रोब एंड डेड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेल्स। अगर कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल्स की वियरिंग टीयरिंग है या डैमेज हो गया है तो स्कैवेंजर का काम करेंगे, दे विल फेगोसाइटाइज डेड पार्ट ऑफ द डेड सेल्स ऑफ द बॉडी एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द जो है नॉन यूजेबल पार्ट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब मोनोसाइट्स क्या है, मोनोसाइट इज ए टाइप ऑफ WBC। अभी हमने कहा WBCs में एबिलिटी है कि वो ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाती हैं। मोनोसाइट डायापडेसिस के बाद किस में मॉडिफाई हो जाएगी, मैक्रोफाज में। व्हाट इज डायापडेसिस, मूवमेंट ऑफ WBCs आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज नोन एज डायापडेसिस। तो मोनोसाइट्स डायापडेसिस के बाद जब वो टिश्यूज में आएंगी तो वो किस में मॉडिफाइड हो जाएंगी, मैक्रोफाज में। मैक्रोफाज इज फेगोसिटिक सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड मैक्रोफाज एंड वॉन्डरिंग मैक्रोफाज। फिक्स्ड मैक्रोफाज वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में रहेंगी। वॉन्डरिंग जैसा कि नाम है वो मूव करती रहती हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। जैसे हम एग्जांपल देखें, टिश्यू के अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो मैक्रोफाज है उनको हम कहेंगे हिस्टियोसाइट्स। लिवर के अंदर जो फेगोसिटिक सेल्स हैं उनको हम कहेंगे कुफर सेल्स, सभी का काम फेगोसाइटोसिस है। ब्रेन में जो फेगोसिटिक सेल्स हैं उनको कहेंगे माइक्रोग्लिया,
माइक्रोग्लिया सेल्स होती हैं विच आर फेगोसाइट इन ब्रेन। बोन के अंदर जो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं उनको हम कहेंगे ओस्टियोक्लास्ट। इनका फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। माइक्रोग्लिया फेगोसाइटोसिस करते हैं, कुफर सेल फेगोसाइटोसिस। बोन में जो मैक्रोफाज है उनको हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ये बोन की डीमिनरलाइजेशन में हेल्प करेंगे। ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि हम इसी जो है टॉपिक के अंदर अगले वाली वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए फिलहाल के लिए हम इसको नाम के साथ ही छोड़ रहे हैं कि बोन में कौन सी सेल्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट। Another type of macrophage is wandering macrophage. They play very important and interesting function. लास्ट स्लाइड से ही हम शुरू करेंगे कि ये ब्लड वेसल्स हैं। मान लीजिए दिस इज पर्टिकुलर माइक्रोब और ये है हमारी मैक्रोफाज। मैक्रोफाज इस माइक्रोब की क्या करेगी, ये देखो यहाँ इसके साथ अटैच हुआ, फिर फेगोसाइटोसिस हुई, ये अंदर आ गया। अंदर आने के बाद ये इसे क्या करेगी, डाइजेस्ट। ठीक, इसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट। अब डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर पार्ट को एक्सोसाइटोसिस से बॉडी से बाहर निकालेगी और अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करेगी। ये देखो, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले क्या किया, मैक्रोफाज ने इस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइटाइज किया, फेगोसाइटोसिस के बाद डाइजेस्ट किया और फिर इसके एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को अपनी सरफेस पे ले आई। अब आप ये देखो कि ये एक्चुअली मैक्रोफाज अब एक किसका काम कर रही है, एक एड्रेस दे रही है। यहाँ पर मैक्रोफाज ने अपने सरफेस पे किसका कंपोनेंट लगाया है, इसका माइक्रोब का। अब ये जो मैक्रोफाज है वो दौड़कर कहाँ जाएगी, नियरेस्ट लिम्फ नोड में। ये ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज के साथ ही लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और लिम्फेटिक कैपिलरीज में बेटा ये बीच बीच में लिम्फेटिक वेसल्स में बीच बीच में स्मॉल स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इन स्वेलिंग्स को हम कहते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में एक तो WBCs का प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन मीन्स डिवीजन, और दूसरा इनमें WBCs का इंटरेक्शन होता है माइक्रोब के साथ। जान पहचान होती है, कैसे पता चलेगा BNT लिम्फोसाइट को कि माइक्रोब हैज एंटर्ड इन द बॉडी एंड स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट इट। एक तो WBCs होती है न्यूट्रोफिल जो फेगोसाइटोसिस करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको पहचानना नहीं है कि ये कोलरा वाला बैक्टीरिया है या ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है या कोई मलेरिया के लिए प्रोटोजोवा है, कोई आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनका काम है सिर्फ फेगोसाइटोसिस। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बाकायदा पहचानती हैं कि ये माइक्रोब है तो इसके अगेंस्ट ये वाली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करूंगी, और ये माइक्रोब है तो इसके अगेंस्ट जो दूसरी सेल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी। और कब होगा ये, जब बॉडी को पता चलेगा कि पर्टिकुलर माइक्रोब हैज एंटर्ड इन द बॉडी। सो यहाँ देखो, मैक्रोफाज सबसे पहले एंटीजन को क्या करेगी, फेगोसाइटाइज। कोई भी माइक्रोब है या फॉरेन सब्सटेंस है उसके लिए हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं एंटीजन। तो मान लीजिए ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, सबसे पहले मैक्रोफाज ने इसे फेगोसाइटाइज किया, डाइजेस्ट किया और इसके कंपोनेंट को अपने सरफेस पे ले आई। अब इस मैक्रोफाज को हम कहेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मीन्स वो सेल जो अपने सरफेस पर क्या रख रही है, एंटीजन। एंटीजन मीन्स फॉरेन सब्सटेंस। देखो माइक्रोब की एंट्री तो कहाँ है, स्किन में है, कनेक्टिव टिश्यू में है, लेकिन पता कहाँ, मैसेज कहाँ पहुंचाना है, लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट्स कहाँ है, ब्लड में है, लिम्फ में है। तो अब ये मैक्रोफाज इस एंटीजन के टैग के साथ दौड़कर कहाँ चली जाएगी, लिम्फ नोड में। और अब ये लिम्फ नोड में वेट करेगी, बिकॉज लिम्फ नोड के थ्रू क्या फ्लो होगा, ब्लड, और लिम्फ नोड में क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट। सो पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट के कॉन्टेक्ट में आने का ये वेट करेगी, और जैसे ही वो लिम्फोसाइट उसके कॉन्टेक्ट में आई, अब उस लिम्फोसाइट को मैसेज मिलेगा, नाउ यू हैव टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज।
आपको अगर कोलेरा का इन्फेक्शन है तो ही बॉडी में आपके ब्लड में कोलेरा के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। तो इसमें रोल किस बात का है कि उन WBCs को, उन लिम्फोसाइट के पास मैसेज कन्वे होना चाहिए कि यस दिस बैक्टीरिया हैज मेड एंट्री इनसाइड बॉडी, और ये मैसेज कन्वे करने का काम कौन करेंगी? मैक्रोफाज। तो एक तो मैक्रोफाज फैगोसाइटोसिस करेंगी, डेड का जो वोर्न आउट सेल है बॉडी का उनका, इसके अलावा माइक्रोब की फैगोसाइटोसिस करेंगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये दौड़कर कहाँ जाएंगी? लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में WBCs को, स्पेशली जो लिम्फोसाइट्स हैं B and T लिम्फोसाइट्स, उनको इंटरेक्ट कराएंगी किसके साथ? एंटीजन के साथ जो इसने अपने सरफेस पे टैग किया है। और अब ये इंटरेक्शन ये मैसेज दे रहा है कि अब तुम अपना काम करने के लिए तैयार हो जाओ, दिस पर्टिकुलर माइक्रोब हैज मेड एंट्री इनसाइड द body. So this is the role of macrophage. So in today's lecture we have just discussed different type of fibers present in a connective tissue and different type of cells. In next video we will discuss about different type of connective tissue with their example. नेक्स्ट वीडियो को पढ़ने से, सुनने से पहले ये आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार हम यही वाली टर्म्स इसमें यूज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। हैव ए गुड डे।